Greetings everyone. Children, I welcome you to the another class of biology, class 10th. And today we are going to study the second topic of chapter 6, life processes. And the topic today we are going to study is respiration. Very important process. And when it comes to respiration, what commonly people think that only breathing in and breathing out means respiration, which now you guys know it because in class 7th you have studied that this is not so. Respiration is a combination of breathing plus cellular respiration, है ना. Breathing मतलब होता है सांस लेना और निकालना, that is known as breathing. And cellular respiration. So what is cellular respiration? Basically you have eaten food, है ना. First topic was nutrition. आपने खाना खाया, the food is digested and food is broken down into glucose and blood has taken that glucose to all the cells. But अभी तक उस glucose से energy निकली नहीं है. एनर्जी कैसे निकलेगी? एनर्जी निकलेगी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. लेट अस सी हाउ. चलिए, एनर्जी निकल रही है मतलब कि कुछ टूट रहा है इसलिए एनर्जी निकल रही है. तो यस, रेस्पिरेशन इज अ catabolic process. Please note it down. It is a catabolic process wherein the glucose is broken down in the presence of oxygen, or glucose is broken down. We'll see the three pathways and energy is released. तो कोई चीज जब टूट रही है और एनर्जी निकल रही है तो ये क्या होगा? ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा, है ना. तो पहले देखते हैं ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज you are inhaling the air and you are exhaling the air. The air that we inhaled has basically 78% of nitrogen, 21% of oxygen and 0.03% of carbon dioxide. ठीक है, एक मैं छोटा सा कंपैरिजन आपको बता रही हूँ. और the air that we exhale has अगेन 78% ऑफ नाइट्रोजन. इसका क्या मतलब होता है कि नाइट्रोजन हमारे बॉडी में जैसे जाती है वैसे ही निकल आती है. इट डज नॉट रिएक्ट इनसाइड आवर बॉडी, राइट. ऑन द अदर हैंड वी इनहेल्ड 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड वी आर एक्सहेलिंग 17% ऑफ ऑक्सीजन. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो हम एयर एक्सहेल कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं है. बिल्कुल होती है, वो अराउंड 17% होती है. तो 4% का लॉस है ना. अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड हमने कितनी इनहेल करी थी? 0.03. बट द कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी आर एक्सहेलिंग इज 4%. तो वो जो 4% लॉस था ऑक्सीजन का, वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन है. इसका मतलब सब कुछ बैलेंस चल रहा है ना. चलिए, दूसरा आपकी बुक में एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं कि आप एक ट्यूब में अगर लाइम वाटर लेके एंड यू ब्लो एयर इनटू इट, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. Of course it will turn milky because the air which we are exhaling into it is rich in carbon dioxide and carbon dioxide is reacting with the lime water making a salt which makes the test tube, the water in the test tube, the lime water in the test tube milky. So this proves that the exhaled air is rich in carbon dioxide. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ब्रीदिंग के लिए जो हमारा सिस्टम है वो 5 मिनट के बाद में आपको इसी वीडियो में एक और वीडियो दिखेगा. वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि मैंने लैब में शूट करा है. तो आपको मैं मिस केली और मिस्टर टॉर्सो से मिलवाऊंगी एंड दे विल टेल यू कि किस तरह से रिबकेज मूव करता है, या टॉर्सो में हमारा पाथवे क्या है. व्हाट इज द पाथवे? नॉस्ट्रल है या माउथ से हम ब्रीथ करते हैं, है ना. फिर फेरिंग्स में जाता है, लैरिंग्स में जाता है, ट्रैकिया में जाता है. एवरीथिंग इज देयर कमिंग अप आफ्टर 5 मिनट्स, राइट.
लेट अस कम टू द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हमारी नीड क्या थी ग्लूकोज को ब्रेक करने की? ऑक्सीजन। हमने इनहेल करा, बॉडी में ऑक्सीजन आ गई। ऑक्सीजन कहाँ पहुंची? ऑक्सीजन पहुंची लंग्स में, वहां पर गैसियस एक्सचेंज हुआ एल्वियोलाई में। ये अभी आगे जो वीडियो आ रहा है उसमें ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन डिफ्यूजन से एल्वियोलाई में तो आ गई। देयर आर दोनों लंग्स का अगर हम लोग मिला दें तो 600 to 800 अपने पास मिलियंस ऑफ एल्वियोलाइज हैं। डिफ्यूजन से गैस तो आ गई, लेकिन गैस, अब हाथी इतना बड़ा एनिमल है, या इफ समबडी इज 6 feet 3 inches tall, आई एम 5 feet 3 inches tall, तो डिफ्यूजन से अगर गैस पहुंचेगी तो बहुत टाइम लगेगा। तो नेचर हैज प्रोवाइडेड अ फ्रेंड इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है? हमारे ब्लड की आरबीसीज में, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स में। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन हैज एन एफिनिटी विथ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन इमीडिएटली मेक फ्रेंड्स विथ ऑक्सीजन, हाथ में हाथ दोनों दोस्त पकड़ते हैं, और ब्लड जहां जहां जाता है वहां वहां हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन पहुंचती है। अल्टीमेटली कहाँ पहुंचती है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ऑल द लिविंग थिंग्स। तो इवेंचुअली ऑक्सीजन कहाँ पहुंच रही है? हर सेल में। और हर सेल में कौन मौजूद है? ग्लूकोज। तो चलिए देखते हैं कि सेल में जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो क्या होता है। ग्लूकोज पे ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं हम ऐसे रिएक्शंस को? ऑक्सीडेशन। यस, सो the oxygen has reached inside the cell, hence it is a cellular respiration. ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज क्या है? हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है। इट इज ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीजन इनटू अ 3 कार्बन कंपाउंड। वी कॉल इट pyruvate. What do we call it? We call it pyruvate. This picture is very much given in your book. आप मुझे सुनिए, बुक में पढ़िए, फिर से वीडियो देख के सुनिए। नहीं समझ में आ रहा, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। द नोटिफिकेशंस आर गिवन इमीडिएटली एंड आई विल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड यू बैक। चलिए, ग्लाइकोलिसिस इस वर्ड को पहले हम लोग ब्रेक करते हैं। इफ यू रिमेम्बर द रूट ऑफ द वर्ड्स, लाइक आई हैव स्पोकन एटिमोलॉजी अबाउट एटिमोलॉजी मेनी अ टाइम्स। तो ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लिसिस इज ऑलवेज ब्रेकिंग समथिंग। तो जब हम ग्लूकोज की ब्रेकिंग कर रहे हैं, कहाँ पर हो रही है ये? साइटोप्लाज्म में। इफ यू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया विच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। सो ग्लाइकोलिसिस इन द साइटोप्लाज्म, हमें 3 कार्बन कंपाउंड मिला। We call it pyruvate or pyruvic acid. Never get confused between pyruvate and pyruvic acid. It is one and the same thing, right? So pyruvate हमें मिला। अब इसके साथ 3 तरीके के actions हो सकते हैं। It is a 3-way thing, right? 3 things can happen. First, in the presence of oxygen क्या हुआ? Aerobic respiration हुआ। एंड प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 एटीपी ऑफ एनर्जी, ठीक है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। सो होता क्या है? एटीपी होता है अपने पास, कैसे बनता है? हमारे पास होता है एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई मीन्स 2, उसके संग एनर्जी से भरा एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल और जुड़ता है एंड वी गेट दी एटीपी, दैट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, है ना। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इज दैट क्लियर? सो वी हैव एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, उसमें जो भी एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई उससे एटीपी बना। पूरे प्रोसेस में 38 एटीपीज निकलते हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस में भाई एनर्जी तो लगेगी ना, बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है, एनर्जी तो लगनी है। तो
तो हमें नेट गेन कितना हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 एटीपी का। ठीक है, इसको गांठ बांध लीजिए। 38 एटीपीज निकलते हैं, 2 एटीपी पूरे प्रोसेस में यूज हो जाते हैं एंड वी आर लेफ्ट विथ 36 एटीपी। सो ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज aerobically gives us 36 ATP energy currencies. ठीक, another is absence of oxygen. अब बहुत छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रेस्पायर नहीं कर पा रहे हैं। I mean, इतना ऑक्सीजन उनको नहीं मिल रहा है, they are very happy. I can get energy even without oxygen. Fine, do it. Absence of oxygen में क्या हो गया ये anaerobic respiration. Anaerobic respiration हुआ 2 कार्बन कंपाउंड, ethyl alcohol, carbon dioxide and water molecule. You know it. This happens in yeast cells, है ना। yeast cells तो आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि अगर आपने शुगर सोल्यूशन लिया या फ्रूट जूस लिया, उसमें कुछ यीस्ट का पाउडर डाला और उससे एक ट्यूब निकाल के हमने लाइम वाटर वाली ट्यूब में डाली, इमीडिएटली, है ना, बहुत स्पीड में वो मिल्की होगा। क्यों? क्योंकि जो फर्मेंटेशन हो रहा है, यीस्ट कर रहा है, उसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ठीक है, सो दिस इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नाउ लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब ये क्या है भाई, एब्सेंस और लैक। एब्सेंस तो ऑल टुगेदर देयर इज नो ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन कमी हो गई है ना। whenever you are somebody is playing or dancing या बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ के उतरे हो, you start puffing, आप हाफने लगते हो, आप जोर जोर से ब्रीथ करते हो, आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी ज्यादा चाहिए। अभी तक तो आप बड़ी कूलली कंफर्टेबली थे, है ना, उतनी एनर्जी की आपको जरूरत नहीं थी, बट जैसे ही आपने दौड़ना भागना शुरू करा, बॉडी जो है वो पैनिक करी, कहती ओहो ये तो दौड़ भाग रहा है, हमें तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो ब्रीदिंग रेट बढ़ा दी। लेकिन तब भी आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपने 6 घंटे क्रिकेट खेलनी है या आपने फुटबॉल का मैच खेलना है, यू नीड मोर एनर्जी, राइट। तो अब क्या करेंगे, आप जब भी बहुत खेलते हो आपके पैरों में दर्द होता है रात में, कभी सोचा है क्यों? वो इसलिए होता है कि जब आपकी बॉडी ने ब्रीदिंग रेट बढ़ाई, लेकिन हर प्रोसीजर में टाइम तो लगता है ना, तो उस केस में हुआ क्या, जो मसल्स थी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम ऑक्सीजन की कमी में ही पायरुवेट को जो है ब्रेक करके और एनर्जी निकाल लेंगे। निकालो, वो स्टॉपिंग यू, है ना। सो मसल सेल्स में क्या हो रहा है, अब ये कहाँ पे हो रहा है, मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज से जो पायरुवेट बना था ये ब्रेक हो रहा है, और क्या निकल रहा है यहाँ पे, एंड प्रोडक्ट्स आर लैक्टिक एसिड and water. There is no carbon dioxide here, mind it. ठीक है, so lactic acid is also a 3 carbon compound and fine, the body is getting energy, right? But this lactic acid actually gets deposited in the muscle cells and that is how we start getting the muscular cramps और आपके पैरों में दर्द होने लगता है। तो आपको क्या, जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो क्या कहता है, भाई नमक के पानी में, ल्यूकवार्म वाटर में पैर डाल के आप बैठ जाइए। उसमें होगा क्या, जितना भी ये लैक्टिक एसिड जो डिपॉजिट हुआ है वो डिसॉल्व होके निकल जाएगा एंड यू फील गुड, यू फील रिलैक्स्ड। ओके, सो ये मसल सेल्स में हो रहा है। अब सीबीएसई हैज बिकम रियली स्मार्ट, राइट। What they have started doing, they have started giving you very concept based questions, है ना। तो सपोज उन्होंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब ग्राफ तो मैथ्स और फिजिक्स में होता है, बायो में क्या काम है, बट यू विल फाइंड क्वेश्चंस जहां पर ग्राफ हैं। तो ग्राफ होगा कि भाई somebody, there are 3 respirations, आप बताइए एनर्जी किसकी ज्यादा होगी तो या किसकी कम होगी। सो
कोई भी जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, जो नॉर्मल एक्शन होता है, उसमें हमेशा हमारा बेनिफिट स्लो एंड स्टेडी है, लेकिन बेनिफिट हमेशा हमें ज्यादा मिलता है. सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. वी आर गेटिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक रेस्पिरेशन. These two also get energy. Yeast is a unicellular thing. It does not require much energy. तो वो anaerobically बेचारा रेस्पायर कर रहा है, तो इसकी एनर्जी यहाँ पे जो रिलीज होती है इसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है. एंड सेम थिंग इज दिस. ये तो हमारा इमरजेंसी एनर्जी आ रहा है, तो इट कैन नॉट बी इक्विवेलेंट टू दिस, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ये बहुत क्विक प्रोसेस है. सो डेफिनेटली जो चीज़ बहुत स्पीड में होती है, आप खाना बहुत स्पीड में बनाइए हाई फ्लेम पे, वो बात नहीं आती. जो खाना आप स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे कुक करोगे, यू नो. सो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. जो रेगुलर प्रोसेस है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा निकल रही है और यहाँ पर एनर्जी कम निकल रही है. तो इन दोनों प्रोसेसेस में एनर्जी कम निकलेगी. रेगुलर प्रॉपर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 36 ATP का हमको नेट गेन है. दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. राइट नाउ लेट अस सी द अदर थिंग्स. Like all the land animals, like all the mammals, they respire through lungs. I'm just revising, you have studied this. All the animals like frog, you know, when it is a baby frog before metamorphosis, it is in the tadpole state, pani mein reh raha hai, it respires through gill. But when the frog matures, it becomes adult inside the water, and it can be on the land. So on the land it breathes through its lungs, right? Otherwise, if it is hibernating, it is under the soil, it breathes through skin. Okay, then you have studied about the fish, है ना. अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, एयर में तो बहुत सारी ऑक्सीजन है ना, 21% है, फ्री है. Whereas ऑक्सीजन जो कि पानी में है ना, इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. तो डिजॉल्व्ड है तो उतनी इजीली अवेलेबल नहीं है. एंड दैट इज व्हाई द ब्रीदिंग रेट ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स इज हायर देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ये बहुत इंटरेस्टिंग हॉट्स का क्वेश्चन है, एंड प्लीज नोट इट डाउन दैट व्हाई द ब्रीदिंग रेट ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स इज हायर देन द ब्रीदिंग रेट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल. रीजन भी कि उनको ऑक्सीजन डिजॉल्व कंडीशन में मिलती है, तो इट टेक्स टाइम. ठीक है. देन वी हैव कॉकरोचेस, ऑल द इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोडा, 9th क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट इट. वहां पर ट्रैकियल सिस्टम है, ट्यूब सिस्टम है, जिसमें स्पाइराकल्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, थ्रू विच ऑल द इंसेक्ट्स breathe. Earthworm, you have studied moist skin. That is why we see most of them during the rainy season, right? When they come out, because all their the holes in which they live are filled with water, so they have nothing else to do but to come out. But kyunki the weather is rainy, a lot of humidity is there, so they survive easily and they breathe through the skin. ठीक है. So this is how animals breathe, and I've given you questions, so keep watching the whole video, because yes, the coming up video, the part after 2-3 minutes, is very interesting. You'll be meeting Miss Kelly and Mr. Torso, and towards the end there will be 2 questions, or at least 1 question where you have to solve it and give me the answers in the comment box. Please do that, right? All right. Plants also respire, है ना. आपने अगर गांव में आपका टच होगा तो आपने सुना होगा कि गांव में बोलते हैं कि भाई रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, चुड़ैल होती है. नीम के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, किसी भी पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि चुड़ैल होती है. तो माय डियर चिल्ड्रन, देयर इज नथिंग लाइक चुड़ैल और समथिंग. होता क्या है कि भाई प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग, है ना. दे ऑल्सो रेस्पायर, बट दे ऑल्सो डू फोटोसिंथेसिस. yes or no? Yes, they do so.
So during the daytime, whatever carbon dioxide is released by the process of respiration is immediately absorbed by the plant for photosynthesis. आपको पता है ना, photosynthesis is just opposite of respiration. CO2 plus H2O, sunlight, chlorophyll, and we get glucose molecule. Photosynthesis, respiration, glucose molecule plus oxygen, we get carbon dioxide and H2O. ठीक है, photosynthesis में हमको ऑक्सीजन भी मिल रही थी. So बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं. एक एनाबॉलिक है क्योंकि सिंथेसिस हो रही है, और रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक है क्योंकि कुछ ब्रेक हो रहा है. ठीक है. So during the night what happens? There is no sun, there is no photosynthesis. So now the plant is only respiring and lot of carbon dioxide is released. So if you are sleeping or sitting under a tree, you need air which is rich, fresh, which should be rich in oxygen. But you are getting an air which is already rich in carbon dioxide. So पुराने लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो लोग मानेंगे नहीं, इतनी साइंस हम समझा नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं, बोल दो कि इस पेड़ पे चुड़ैल रहती है, इसके नीचे नहीं बैठना. So that is how this concept came, which is so funny. But now you being student of class 10th, you know it, there is no chudail, the culprit is carbon dioxide, right? So with this, this thing is over. Lot many questions can be created, like where does the aerobic respiration takes place, where does the anaerobic respiration in the absence of oxygen takes place, or name the where does the respiration takes place where the end products are lactic acid, है ना? So anything can be twisted. Your concept should be clear, right? Now watch, continuing is the video, and after that there is a question. Please watch the whole video and answer the question. I am trying to tune you right now so that when the question paper comes in CBSE during your board exams, you should be able to solve it. Alright, so here comes the video. Greetings everyone. So children, so far I have told you about the procedure of respiration, and I have told you about the three types of respiration: in the absence of oxygen, without oxygen, and in the presence of oxygen, right? So we have done that. Now you need to understand the structure for the respiration, the system that participates in this process, and what is it made up of and how does it work. So with me, your teacher Garima, I have Miss Skelly. She is Miss Skelly and he is Mr. Torso, right? And together we are going to tell you about how does the process of respiration takes place. So if you see this, Miss Kelly, yes, please tell everyone. If you see this, there is nostril and this is the mouth cavity or the buccal cavity. We can breathe from both of these nostrils. यहाँ से the air goes into the pharynx, larynx, then trachea, and this is the rib cage. Now rib cage actually protects the internal organs, very soft organs. They are heart and lungs. Yes? So, okay. Before understanding the process of breathing, the movement of rib cage, I am preparing you for short answers, concept based answers, because once your concept is clear, it is easy for you to answer any sort of questions, right? So let's meet Mr. Torso and let us see the structure, right? You can see this, it's little scary but he's a friendly guy. Okay, so mouth and nostril. The air goes into the pharynx, then into the larynx. Larynx is our voice box, right? Below that there is trachea, and trachea has C-shaped cartilaginous rings. I repeat, the trachea has C-shaped
cartilaginous rings. क्या काम है भाई? दिस इज ऑल मस्कुलर, है ना. सो इफ देर इज नथिंग टू होल्ड, आप एक बलून लीजिए, उसमें बीच में कुछ चूड़ियां फंसा दीजिए, सम रिंग्स, राइट. सो क्या होगा? एक शेप इंटैक्ट रहेगा. आप वो चूड़ियां निकाल दोगे, क्या होगा? बलून ऐसे श्रिंक कर जाएगा. The person will die because that is the way through which the air is passing and coming out. So ये हमारे लैरिंग्स में या जो हमारा विंड पाइप है वो कोलैप्स ना करे. द वॉल्स ऑफ ट्रेकिया should not collapse. Nature has provided cartilaginous C-shaped rings, right? So that the walls of trachea do not collapse. All right. This is a very important question. CBSE loves this part, and if you see the last 10 years question paper, this question is very much there. As it is, we need to understand that why God or nature has provided us something with, right? So the trachea has C-shaped cartilaginous rings which prevent the walls of trachea from collapsing, right? From trachea there is a Y. The pipe has divided into a Y-shaped tube. They are known as bronchi, right? Bronchi divides into small bronchioles. ये जो हमारे lungs है, okay, Mr. Torso. These are our lungs, and you know both the lungs together have around 600 to 800 million alveoli. I am not talking in hundreds or thousands, I am talking in million. So together they have around 6 to 800 million alveoli. Can you imagine how sophisticated this system is? Isn't it? So these lungs, so these bronchi divide into very fine tubules, and these tubules are known as bronchioles. What are they known as? Bronchioles, right? So at the end of the every bronchiole there are balloon shaped structures which are richly supplied with the blood vessels, and actual gaseous exchange takes place in there. What are these structures known as? They are known as alveoli. So in average human, on an average, in two lungs there are around 600 to 800 million alveoli. And look at this microscopic virus COVID-19. This has, finished the lungs. It has created such a network on lungs that the person cannot breathe. Why? Because this gaseous exchange takes place in the alveoli. So the people who smoke a lot, these smoke particles, they get and deposited on the alveoli. So the surface which is meant to do gaseous exchange, and how it is taking place? The gaseous exchange is taking place through the process of diffusion. The air which is coming in is rich in oxygen. तो डिफ्यूजन किधर से होता है? फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. अंदर आ गया एल्वियोलाई के. एल्वियोलाई आर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. सो फ्रॉम हियर द कार्बन डाइऑक्साइड diffuses back into the bronchioles, and from there it goes out, है ना, exhaled, right? So this is how the gaseous exchange takes place in lungs. Now the question is how to increase the capacity of lungs. You blow into a balloon, so it is so elastic that it increases. Let us see how does this help with Miss Kelly. Right? Miss Kelly is going to tell us. So when we breathe in, there is a membrane. Now below this bottom of the rib cage has diaphragm, a membranous structure, and when we breathe in, this rib cage moves upward and outward, and the diaphragm goes down. What is happening?
the space is increasing, right? And when we breathe out, the diaphragm comes up and ribcage goes down. So when we press it, squeeze it, the air goes out, we exhale. Right, children? So this is how we breathe. This is the structure of the respiratory system, and this is the process. So you can thank to Mr. Torso and Miss Kelly and for telling you how does the process of respiration takes place, right? Alright children, I'm sure you must have enjoyed the company of Miss Kelly and Mr. Torso. And here comes the question for you. Glucose is converted into pyruvate. Now at one side the end products are CO2 plus H2O. On the other side the end products are C2H5OH plus CO2. And there are three alphabets written X, Y and Z. I have categorically mentioned name the processes X, Y and Z. Again I am saying name the processes X, Y and Z. These are three processes. You just have to mention the process, right? Listen to the question carefully and do it. Take a screenshot. I'm going that side. Take a screenshot, and it's very easy, but because I have already explained you so well, but still, I mean, keep your presence of mind. Pay attention, always pay attention on what has been asked in the question, right? So with this, I leave you, and do solve it. Give me the value or name of the processes XYZ in the comment section of this video, right? So thank you very much. Keep safe. Good night.